अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स मी जावेद अहमद वानी। बेटा आपको पता ही है कि हम डेल्टा क्लासेस कुंजर जो है 11th प्रिपरेशन सीरीज के लिए वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स का जो है पार्ट वो उठाया था। आज मैं ग्रेविटेशन, आपको पता ही है कि ग्रेविटेशन जो है एक यूनिट है सेकंड पार्ट में, तो वो हम आज क्लियर कर देंगे। तो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन हम एक यूनिट है पार्ट सेकंड में जिसमें नियर अबाउट 6 मार्क्स है। ग्रेविटेशन इट्स क्लास 11th तो पार्ट 2, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में फर्स्ट हम दो चीजें आपको पता ही होंगे, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी हम डिफाइन कर रहे थे क्लास में। आपको पता ही है कि ग्रेविटेशन जो है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, कैन बी बिटवीन प्लैनेट एंड मून, इट कैन बी प्लैनेट एंड सन। तो किसी दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक है। अब ग्रेविटी जो है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी बॉडी। अर्थ और किसी भी बॉडी के दरमियान जो अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। तो दो वर्ड्स आपने यहां पे सीखे, दैट इज द ग्रेविटेशन एंड नेक्स्ट वन इज ग्रेविटी, ठीक है बेटा। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी आपको समझ आया। ग्रेविटेशन इट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज एंड द ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ, ठीक है। द नेक्स्ट इज अब हम एक लॉ करेंगे, दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, Newton's law of gravitation. What it says that it gives the magnitude of the force and the direction of the force between any two bodies. Let's consider the two bodies here. Of masses m1, this is body of mass m1 and this is body of mass m2. तो दो bodies लेंगे, एक का mass m1 है, एक का mass m2 है। These are separated by distance r. These are separated by distance capital R से हम denote करेंगे, ठीक है। तो what the Newton says, सारे साफ न्यूटन says that इन दो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स लगेगा that force is directly proportional to the product of the masses. वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन states that, या पहले हम इस तरह से देखेंगे, consider the two bodies of mass m1 and m2 separated by distance r. Then Newton's law of gravitation states that the force of attraction, magnitude of force of attraction between the two bodies is directly proportional to the product of the masses. इसको हम इक्वेशन नंबर, अब मैं सारी डिटेल यहाँ पे नहीं लिखूंगा, वो हमने ऑलरेडी जो है क्लास में लिखे, कॉपी आपने मेंटेन की हुई है, ठीक है। And it says that the magnitude of the force is inversely proportional to the square of the distance. ठीक है, this is the equation number first and this is the equation, combining equation first and second, ठीक है। तो we just combine it, F is equal to G times M1, sorry पहले हम इस तरह से देखेंगे, F is directly proportional to, इनके इन दो फोर्स के बदले हम एक ही देखेंगे, that's F M1 m2 divided by r square। इस प्रोपोर्शनली को हटाएंगे, दैट्स f is equal to g times m1 m2 divided by r square। ये जो g है इट्स अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, where g is the constant of proportionality known as universal gravitational constant, universal gravitational constant। ओके, इस g का जो वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है इसका, इट्स 6.67 into 10 to the power minus 11, इट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये अभी यूनिट्स, अब मैं यहां पे पहले यूनिट्स ऑफ g, ठीक है। तो we know that F is equal to G times M1 M2 divided by R square, F is equal to G times M1 M2 divided by R square। G का वैल्यू आप निकालो, which imply G is equal to बेटा FR square divided by M1 M2, ठीक है। तो अब यूनिट्स निकालेंगे, SI यूनिट, तो फोर्स का होता है न्यूटन, R का होता है मीटर स्क्वायर, और दिस इज पर केजी स्क्वायर। यहीं पर मैंने लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर हम सीजीएस की बात करेंगे, दैट इज न्यूटन के पहले हम डाइन लिखेंगे,
ठीक है, डाइन, और मीटर के बदले हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे और केजी के बदले हम ग्राम लिखेंगे, ठीक है। दिस द यूनिट्स ऑफ जी। अगर हम डायमेंशंस की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ जी, तो जी के डायमेंशन होता है बेटा, दैट इज द डायमेंशन ऑफ न्यूटन, दैट इज द फोर्स इज द यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज ml2, सॉरी फोर्स क्या होता है mlt माइनस 2 मीटर, यानी कि लेंथ के दैट्स l2, ठीक है, डिवाइडेड बाय अब kg दैट्स m2, ठीक है बेटा। ओके, तो एक और एक m कैंसल्स, ऊपर आएगा एक, दैट्स m माइनस 1 l, दिस इज आर सेम पावर्स विल बी एडेड l3 t minus 2, the dimensions of g। तो यहां पर आपने देखा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके यूनिट्स और उसके डायमेंशंस। यूनिट्स में ऐसा यूनिट है सीजीएस यूनिट। अब हम पहले डिफाइन करेंगे एक्चुअली व्हाट द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, ठीक है। चलो बेटा, तो आपने पढ़ा, यहां पर हमने देखा ये जो F होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दैट इज G टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। हम यहां पे कहेंगे इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है बेटा। ओके, अगर हम r लेंगे इन दो बॉडी, सपोज करो एक बॉडी है, यहां पे इसका मास जो है 1 kg है, इसका मास जो है 1 kg है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर, r इज इक्वल टू 1 मीटर। नाउ पुट इट हियर, द f इज इक्वल टू g 1 into 1 divided by यूनिट्स हम नहीं लेंगे, दैट्स 1, तो f इज इक्वल टू g, f इज इक्वल टू g। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन g नाउ? तो G is nothing, it is a force of gravitation. For G, it is a force of gravitation between the two bodies of unit mass. Universal gravitational constant. It is the force of gravitation between the two bodies of unit mass and are separated by distance 1 meter and are separated by distance of unit distance. ठीक है, तो ये G जो है ये फोर्स होता है दो बॉडीज के दरमियान जिनका मास 1 यूनिट kg होता है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है 1 मीटर है। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द gravitational universal gravitational constant। अब इसकी properties of gravitational force, as you already know that, मैंने आपको बताया ये gravitational force जो है it's the weakest force in the nature। The first one, it is the weakest force in the nature। Second one, it is the conservative force in nature। ये conservative force, it does not depend upon the path। ये path पे depend नहीं करता है, जो path पे depend नहीं करता इसको हम कहते हैं conservative force। Third one is ये जो है ये central force है। थर्ड वन ये सेंट्रल फोर्स है, ये सेंटर से लगने वाला फोर्स होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। हो गए तीन। फर्स्ट वन, it is the weakest force in the nature, it is the conservative force in the nature, it is the central force in the nature। Fourth one, it obeys inverse square law। ये inverse square law पे obey कर रहा है, यानी कि force जो है that is inversely proportional to the square of the distance, it obeys inverse square law। हो गए चार। Fourth one is that ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। सपोज करो यहाँ पे एक बॉडी है, बीच में कौन सा मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। ओके, हो गए पांच। फिर सिक्स्थ वन इज, अब अगर जो हम कहेंगे इनके बीच में जो चार्ज पार्टिकल्स या हम कैरियर्स हम जिसको हम कहते हैं, दीज आर ग्रेविटियंस। वो ग्रेविटियन जो अभी रिसर्च में है, अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो द कैरियर्स बिटवीन द टू बॉडीज विच एक्चुअली हेल्प्स the two bodies to attract, तो these carriers are known as gravitions। तो और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं, मेनली मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको बताया। एंड ये एक और क्वेश्चन आ सकता है, एविडेंस टू सपोर्ट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन से सबूत हैं जो ग्रेविटेशनल लॉ को ये क्लियर करता है, कि जो ग्रेविटेशनल लॉ को दिखाते हैं कि यहां पे लग रहा है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ये जो सन है और ये जो अर्थ है, अर्थ इर्द गिर्द किसके इर्द गिर्द घूम रही, सन के इर्द। ये जो है ये इसीलिए इर्द गिर्द सन के इर्द गिर्द घूम रही है, रिवॉल्व कर रहे, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड द सेकंड वन इज, या
मून जो है इर्द गिर्द किसके घूम रही है, रिवॉल्व किसके अराउंड कर रही है, अर्थ के। तो इट इज अकॉर्डिंगनेस विद द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या ग्रेविटेशन के एविडेंस ये सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड वन, जो हम देखते हैं टाइड्स होते हैं समंदर में, जो लहरें उठती हैं, ठीक है, वो क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि मून जो है वो क्लोज होता है किसके, समंदर के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वाटर होता है वो छलांगे लगाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, और राइज होता है ऊपर की तरफ, और राइज होता है। दैट इज इन अकॉर्डिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन। वो जो हमें एक सपोर्ट देता है, एविडेंस, यानी कि एक सबूत देता है कि यहां पे ग्रेविटेशन होगा, ठीक है। सोनार इलिप्स एंड और है सोनार इलिप्स एंड एक और है, दैट इज द लूनर इलिप्स। सोनार इलिप्स एंड लूनर इलिप्स जो टाइम होता है, मीन सपोज करो ये सन है, अब सोनार इलिप्स होता है क्या, लूनर इलिप्स क्या होता है, सन है, ये अर्थ है, ठीक है। तो सन और अर्थ के बीच में अगर मून आएगी, ठीक है, तो कब आएगी, वो टाइम जो है दैट इज सपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशन। ये कौन हमें, इसका कौन सपोर्ट करता है, ग्रेविटेशन। इसको हम कहते हैं सोनर इलिप्स, ठीक है, सोनर इलिप्स। एक तो होता है लूनर इलिप्स। लूनर होता है कि अब अगर सपोज करो ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है, इसके बीच में अगर सपोज करो यहां पे सन आ जाए, ठीक है, या अगर हम इस तरह से कहें ये सन है, सन, ठीक है, ये सपोज करो ये मून है, ठीक है, यहां पर अगर सपोज, इसको हम कहते हैं लूनर इलिप्स। क्या कहते हैं हम, लूनर इलिप्स। यू गॉट इट, इट इज सपोर्टेड बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि डिस्क्राइब द एविडेंस to support the Newton's law of gravitation, yes, to support the gravitation. First one, the revolution of the earth or around the sun. Second one, the tides in the oceans, it is because of the gravitation. Solar times of solar ellipse and lunar ellipse, it is because of the sun. और भी बहुत सारे एविडेंस हैं जो सपोर्ट करते हैं ग्रेविटेशन को। ये दो क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एंड एविडेंस, ये 2 मार्क्स में से ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट लिखो एग्जाम के लिए। दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आप अब मान के चलो कि इट्स एन इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स या वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एनर्जी, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मेक इट, सपोज करो यहां पे एक बॉडी है, दिस इज ऑफ मास m1, ठीक है, सेंटर है इसका। या मैं एक छोटी सी बॉडी लूंगा यहां पे, क्योंकि हमने, हाँ, लेट्स कंसिडर द मास m1 हियर, ठीक है। लेट्स कंसिडर अनदर बॉडी ऑफ मास m2 हियर, m2, ठीक है, सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस। अगर हम सपोज करो ये ए पे है, ये बी पे, ठीक है बेटा, अगर हम m2 से डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसको मैं कहूंगा दिस इज डिस्टेंस, दिस इज r21, ठीक है। अगर हम m2 से डिस्टेंस का मेजर करेंगे, दिस इज r21। अब डायरेक्शन ये सेम डायरेक्शन, इसको हम r21 वेक्टर। अगर m1 से डिस्टेंस मेजर करेंगे, दिस इज यहां की तरफ, दिस इज r12, ठीक है। अब देखो ये मास m2 को फोर्स लगा रहा है और मास m2 m1 पे फोर्स लग रहा है। नाउ इस तरह से ये मास m1 किस पे फोर्स लग रहा है, m2 पे। दिस इज फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू मास m1। इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। ये तो होगा एक मास, सॉरी एक फोर्स, यानी कि दिस इज द फोर्स बिटवीन मास m1 एंड m2। दैट इज फोर्स इस पे लग रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है, m1। अब इस पे लग रहा है फोर्स, m1 पे फोर्स लग रहा है, कौन लग रहा है, m2। दिस इज फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू मास 2। So these are the two forces acting and these are equal and opposite. ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। तो हम ये लिखेंगे, यहां पर मैं नहीं लिख सकता हूं, ठीक है, इट विल बिकम, ये वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लेट्स कंसीडर द टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, ठीक है। लेट r12 इज द डिस्टेंस फ्रॉम m2 टू m1 एंड r12 इज द डिस्टेंस फ्रॉम m1 टू m2, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द, अब देखो आगे कैसे करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या कह रहा है, फोर्स ऑन मास
m1 ड्यू टू मास m2, ठीक है, इस ये पहले निकालें, फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू मास m2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस कौन से लेंगे, ठीक है, m1 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, m2, तो अब डिस्टेंस m2 से लेंगे ना, दैट इज r21, ठीक है, r21 स्क्वायर। अब ये जो स्केलर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर दिखाने के लिए आई विल जस्ट मल्टीप्लाई r21 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑलरेडी आपको पता होगा, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर having magnitude 1 and direction same as that of a given vector, and mathematically it is equal to the vector divided by magnitude, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है बेटा। ओके, अब यहां पर मैं कुछ बातें कहूंगा, ये r12 जो है, r12 ये r21 के बराबर है, इसको मान के चलो अब r है, ये आप पहले, अब देखो वी नो दैट, अब यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, यूनिट वेक्टर, ये r21 यूनिट वेक्टर को कैप से हम डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू r21 वेक्टर डिवाइडेड बाय r21 मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा, r21 मैग्नीट्यूड। तो पुट इट हियर, इक्वेशन फर्स्ट मान के चलो, इन देयरफॉर put it in equation first, put it in equation first, ठीक है बेटा। तो F12 जो है बेटा, दैट इक्वल्स टू G टाइम्स M1 M2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर इनटू इस यूनिट वेक्टर के बदले हम लिख सकते हैं, बिकॉज यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इट्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड। तो it's nothing, which implies F12 equals to beta G times M1 M2, G times M1 M2 divided by its magnitude is bases are same, powers will be added, that's R21 cube into R21 vector. This is equation number second. इसको मान के चलो अब, this is equation number second. Equation number second. Now next, अब हम सिमिलरली ऐसी एग्जाम में आपको लिखना है बेटा, सिमिलरली अब हम F21 निकालें, पहले हमने F12 निकाला था, F21 यानी कि अब M2 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, M1, F21 इज इक्वल टू G टाइम्स M1 M2 डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस कौन से लेंगे, F21 जो है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू मास M1, अब M1 से डिस्टेंस लेंगे, दैट इज R12 स्क्वायर इनटू R12। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर दिखाने के लिए आई विल जस्ट मल्टीप्लाई R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो which implies F21, अब यहां पर जो है R12 बराबर वही R12 में लिख सकता हूं बेटा, दैट इज इक्वल टू R12 मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 मैग्नीट्यूड, पुट इट हियर, दैट इज F21 इज द G times M1 M2 divided by R12 square into its vector divided by magnitude, ठीक है बेटा। तो that is equal to G times M1 M2 divided by R12 cube into R12 vector, क्योंकि base are same, powers will be added. This is F21. These F12 and F21 जो है, it is the vector form of Newton's law of gravitation, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहां पे कह सकता हूं, देखो R12 इस डायरेक्शन में है टुवर्ड्स M1 एंड R12 इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स M2, दिस R12 वेक्टर जो है फ्रॉम फिगर में लिख सकता हूं, फ्रॉम फिगर ये बेटा है ना R माइनस ऑफ R21 है ना, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो देयरफॉर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, या इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम सेकंड टू, ठीक है। दिस R21 किसके बराबर, और इसको मैं लिख सकता हूं ना R21 वेक्टर जो है माइनस ऑफ R12, ठीक है, ओके। यहां पे तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू G टाइम्स M1 M2 डिवाइडेड बाय R21 क्यूब इनटू, इसके बदले ये वेक्टर R21 माइनस ऑफ R21 वेक्टर, ठीक है बेटा। तो विच इंप्लाइज F12 बेटा आएगा इक्वल्स टू R21
या R12 बिकॉज R21 एंड R1 वेक्टर दे आर सेम, इसलिए मैंने यहां पे लिखा था दिस R12 वेक्टर इज इक्वल टू सॉरी ये R12 और मैग्नीट्यूड मैं कह रहा हूं R21 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R12। मैग्नीट्यूड बराबर है, जितना ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड बराबर है। डायरेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्शन अपोजिट है। इट्स माइनस जी टाइम्स m1 m2 डिवाइड बाय ये R21 को मैं लिख सकता हूं ना R12 का क्यूब दिस इज R21। ठीक है बेटा, व्हाट इज दिस? ठीक है, दिस इज यहां सॉरी 1 2 ओके, ये क्या है? दिस इज F21, तो विच इंप्लाइज F12 जो बेटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये क्या दिखा रहा है, ये क्या हमें बोल रहा है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ओबे कर रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये अट्रैक्टिव फोर्स है। यानी कि न्यूटन्स लॉ या वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शोज अस दैट ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इट्स एन अट्रैक्टिव इन नेचर। गो दिस वेक्टर फॉर्म shows us that Newton's law of gravitation is attractive in nature. समझ आया बेटा? और ये F12 is a minus of F21, it's a Newton's third law of motion. OB is the Newton's third law of motion. Obviously, ठीक है। तो ये हमने किया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा। ठीक है, यहां तक क्लियर? क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एविडेंस ऑफ सपोर्ट ऑफ ग्रेविटेशन, कितने हो गए? 3, एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये चारों क्वेश्चन मैंने यहां पे क्लियर किया है। ठीक है बेटा, अब है नेक्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट आपको मैं दूंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कह रहा है। सपोज करो व्हाट इट सेज दैट यहां पे सपोज करो मास m1 है, यहां पे सपोज करो मास m2 है, यहां पे सपोज करो मास m3 है, यहां पे सपोज करो मास m4 है। ठीक है, उसको ये मास m2 इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरह से। ठीक है, ये m2 m1 पे फोर्स एक्ट कर रहा है m1, ठीक है, और ये m4 ये m1 पे और ये m3 m1 पे। दिस इज हमें ये m1 पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? ड्यू टू 2। अब m2 पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू 1। ठीक है, तो इस तरह से मैं कह सकता हूं। इसी तरह से यहां पे m3 m1 पे फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। इसी तरह से m1 पे कौन फोर्स लगा रहा है? दैट्स 4, दैट्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। You got it? So what the superposition principle states that? It states that the net force acting on the mass m1, फिलहाल मैं mass m1 की बात is equal to the vector sum of the individual force, like that। यानी net force जो होता है that is equal to the vector sum of F12 plus F13 plus F14। अब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि इट स्टेट्स दैट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मास m1, वो टोटल फोर्स मास m1 पे कितना लग रहा है, दैट इज सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग बाय मास m2 m3 एंड m4, दैट्स f12 प्लस f13 प्लस f14। ठीक है बेटा, तो यहां से डिस्टेंस लेंगे दैट इज r21, क्योंकि 2 से लेकर हम आ रहे हैं ना m3, दैट्स r31। ठीक है बेटा, दिस इज r41। ये है डिस्टेंस। अब देखो नाउ फ्रॉम फिगर F1 निकालो आप। अब मैं जल्दी कर देता हूं। F1 निकालो आप। दिस इज G टाइम्स M1 M2 डिवाइडेड बाय अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, दिस इज F12 जब होता है दैट्स R21 क्यूब इनटू R21 वेक्टर। ठीक है, दिस द फर्स्ट। इसी तरह से F13 जो है दैट इज इक्वल टू G टाइम्स M1 M3 divided by अब 3 that is R31 cube into R31 vector।
कितने हो गए? सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, सॉरी दिस थर्ड एंड सेकंड, ठीक है। F144 is equals G times M1 M4 divided by R41 cube into R41 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। अब हम पुट करेंगे ये F14 F13 F12 को यहां पुट अप करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वो F equals to बेटा F equals F12 that's G times M1 M2 divided by F12 है that's R21 cube into R21 vector plus G times M1 M3 divided by R31 cube into R31 vector plus G times M1 M4 divided by R41 cube into R41 vector, ठीक है बेटा। तो यहां से हम G को कॉमन निकालेंगे, G को कॉमन निकालेंगे बेटा। M1 M2 ये तो ऐसे ही रहेगा, समेशन ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं ना, समेशन ऑफ, ठीक है, किसका? M1 M2, M1 यहां पर भी है, M1 यहां पर भी है, M1 यहां पर है, जहां तक हम जाएंगे M1 तो सेम ही रहेगा बेटा। 2 3 4 इसको मैं लिख सकता हूं ना, MI लिख सकता हूं बेटा, MI लिख सकता हूं। R21 R31 R41 इसको मैं लिख सकता हूं ना बेटा, R1 तो सेम है, I2, ठीक है, I2 डिवाइडेड बाई R21, 1 तो सेम है, जहां पर भी हम जाएंगे 1 तो सेम है, इसको मैं लिख सकता हूं ना I1, ठीक है, where I ranges from, ठीक है, यहां पे अगर I ranges from 2 to n, where I ranges from 2 to n, क्योंकि 1 से तो नहीं है, 2 3 4 5, अब जब हम वैल्यू देंगे एंड इट विल बिकम दिस इक्वेशन, एंड दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल cube, ठीक है, this is the superposition. It states that the net force acting on mass m1 is equal to the vector sum of the total force acting on mass m1 by m2 m3 m4 so on mn. This is the superposition. Maybe a question 1 मार्क्स या 2 मार्क्स की आ सकता है, you can do it like this, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास It's a planetary motion. अब हम आएंगे कैप्लरस लॉज पे। कैप्लरस लॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, और यहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको क्लियरली मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि कैप्लरस लॉ क्या कह रहा है, ठीक है। प्लैनेटरी मोशन, इस प्लैनेटरी मोशन पे 2 चीजें हमारे पास हैं, वन इज द जियोसेंट्रिक थ्योरी एंड अनदर इज द हीलोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है, पहले जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये जो अर्थ है ये सेंटर है और सन इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। फिर ये थ्योरी जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया था, फिर ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई। तो फर्स्ट पर्सन हु रिजेक्टेड दिस थ्योरी वाज इट्स गैलीलियो। तो फिर उसके बाद जो है और साइंटिस्ट आए, टॉम ब्रेह आया, फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है वो डिफाइन किया, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी एज जो है वो कम थी एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 34। तो जो उन्होंने प्लैनेटरी लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है वो डिटेल्स और कंसेप्ट ये थे, केपलर बेचारा आया, उन्होंने सारी उनकी जो जितने भी डिटेल्स और कंसेप्ट थे उन्होंने उठाए और फिर अपने नाम से रख दिया केपलरस लॉज ऑफ मोशन। एक्चुअली ये टॉम ब्रेह का कंसेप्ट था, ठीक है, टॉम ब्रेह के जो है लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस थे। तो चलिए आगे, ठीक है। केपलर्स के 3 लॉज है, ठीक है, 2 थ्योरीज है, हीलोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। जियो मींस अर्थ एज अ सेंटर एंड प्लैनेट्स आर सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, ठीक है। तो ये फेल हो गए, रिजेक्ट हो गए। फिर उसके बाद प्लैनेटरी हीलोसेंट्रिक थ्योरी, हीलो मींस सन एज अ सेंटर एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। 9 प्लैनेट्स आर मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर वगैरह, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है। चलिए आगे। तो 3 लॉज हैं, इन लॉज को हम कहते हैं, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड इज लॉ ऑफ एरिया एंड थर्ड इज लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहले आप कुछ यहां पे सीख लीजिए। द फर्स्ट वन इज दैट, आप ये सीख लीजिए, दिस इज एन इलिप्स, ठीक है, एलिप्स। जब भी मैं स्टार्ट करता हूं ये पहले मैं कॉनिक सेक्शन के जितने भी हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स
स्फीयर एंड सर्कल जो है उनके इक्वेशन वगैरह सारा मैं करवा देता हूं, ठीक है। वो आपको ऑलरेडी पता होगा। इस तरह से हम एलिप्स बना देते हैं, दिस एन एलिप्स। इसके दो चीजें होते हैं, दो फोकाई होता है, सपोज करो इसको हम S1 बताएंगे, इसको हम दो फोकाई इसके पास होते हैं, ठीक है। इसमें दो एक्सिस होते हैं, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर। ये वाली जो एक्सिस है इसको हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, इस ए को डिनोट करते हैं, ठीक है। उसको हम सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं बेटा, और इसको हम बी से डिनोट कर सकते हैं। और इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर, वहां तक नहीं जाना है आपको, दिस इज इक्वेशन, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर द फोकाई ऑफ द एलिप्स, ठीक है। सपोज करो यहां पे अब फर्स्ट ये एलिप्स है और ये ऑर्बिट जो है इसको हम एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। केपलर ने क्या कहा, केपलर ने कहा भजन ये प्लैनेट्स जो होता है, सपोज करो यहां पे प्लैनेट है, दिस प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट। भजन ये प्लैनेट्स जो होते हैं ये रिवॉल्व करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। किसके इर्द गिर्द? सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व। इट मींस दैट्स अ हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, बट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के इर्द गिर्द। वो ऑर्बिट जो है उस ऑर्बिट को हम कहते हैं elliptical orbit। क्या कहते हैं? elliptical orbit. Now, Kepler's first law states that all the planets revolves around the sun in an elliptical orbit when sun is placed at one of its foci। जब sun जो है ये किसी एक फोकाई पे जो है वो रखा होगा, या सन जो है इस किसी एक फोकाई पे होगा, तो तब जाके ये प्लेनेट जो है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, अराउंड द सन। दिस इज द फर्स्ट लॉ। इसको आप लिख सकते हो, लेट्स कंसीडर S1 एंड S2 बी द, जब आप एग्जाम में आपको डायरेक्टली इस तरह से आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसको आप एलिप्टिकल फिगर मान के चलो, ठीक है। फिर आप S1 बोलो कि S1 इज द वन फोकाई, S2 इज अनदर फोकाई, दैट P इज द प्लैनेट रिवॉल्विंग इन दिस, ठीक है। तो फिर आप लिखो कि ये जो केपलर ने फर्स्ट लॉ कहा कि ये जो प्लैनेट्स होता है रिवॉल्व करते हैं इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट जब सन जो है किसी एक फोकाई पे होगा, ठीक है। और जब प्लैनेट नजदीक होगा सन को, उसको हम कहते हैं पेरिहेलियन, एपीहेलियन, और जब हम दूर होता है प्लैनेट उसको हम कहते हैं एपीहेलियन, ठीक है। ये हमने क्लास में ऑलरेडी एक चीजें किए हुए हैं यहाँ पर भी। दिस इज द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। ये आप थोड़ी जो है वो आप खुद लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा आप अच्छे से, लॉ ऑफ एरिया या Kepler's second law, Kepler's second law, Kepler's second law आराम से देख लीजिए, ठीक है। सपोज करो बेटा ये एलिप्स है, ये एलिप्स है बेटा, ठीक है। इस लाइन को हम ड्रा नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है, क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगा। ये एलिप्स है बेटा। सपोज करो यहां पे सन है, दिस इज सॉरी दिस सन हियर, यस सन। सपोज करो यहां पे बेटा प्लैनेट है, दिस इज प्लैनेट, यहां पे ए, ठीक है। अब यहां पे रेडियस वेक्टर ड्रा करेंगे, दिस इज रेडियस वेक्टर, दिस इसको हम R1 कहते हैं, ठीक है बेटा। ये R1 यहां से आया आया आया, कहां पे पहुंचा? सपोज करो ये यहां पे पहुंचा, इसलिए हम एक रेडियस वेक्टर ड्रा करेंगे बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, ठीक है। अब ये रेडियस वेक्टर जो है ये स्वाइप हो रहा है, ठीक है, अराउंड इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, स्वाइप हो रहा है, ठीक है। जब भी स्वाइप हो रहा है, सपोज करो ये पूछा यहां पे, ये R1 है, यहां पर भी R1 है, ठीक है। लेट यहां पर हम कहेंगे लेट V1 विद वेलोसिटी V1, और यहां से यहां तक टाइम जो है वो T1, ठीक है। अब जाओ, ठीक है, सपोज करो अब यहां पे पहुंचा, ठीक है। अब यहां से जाते हुए यहां पे पहुंचा। अब P से लेकर सपोज करो ये पहुंचा कहां पे? Q तक। आराम से समझो, ठीक है बेटा। ये P से लेकर Q तक गया, अब ये P से लेकर Q तक जा रहा है, ठीक है, P से लेकर Q तक जा रहा है। अब ये P से लेकर Q, सपोज करो इसको हम R2 कहते हैं, यानी कि रेडियस वेक्टर R2, ठीक है। इस R2 जो है फिर ये स्वाइप कर रहा है और यहां तक Q तक। सपोज करो V2 वेलोसिटी है यहां पर, और टाइम कितना लग रहा है? T2। अब सेकंड लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई अगर हम रेडियस वेक्टर ड्रा करेंगे, फिर से अगर हम रेडियस वेक्टर ड्रा करेंगे बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द सन, बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, इट स्वाइप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम। यहां मैं लिख देता हूं, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। It states that if we draw
draw a radius vector from planet to sun. ठीक है, it swipes equal area in equal interval of time. ठीक है, इसको हम कहते दैट इज एरियल वेलोसिटी. एरियल यानी कि एरिया पर यूनिट टाइम. एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. बात तो सही है. ठीक है, तो यानी कि एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. अब इसको प्रूव करेंगे. ठीक है, यहां से कुछ चीजें हमने यहां पे लाने. एरियल वेलोसिटी यानी कि जितना एरिया ये होगा बेटा. अब ये सपोज करो कि यहां पे पूछा, सपोज करो ये 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल है, तो डिस्टेंस यहां से ए से लेकर बी तक कितनी डिस्टेंस है मुझे तो पता ही नहीं है. डिस्टेंस वेलोसिटी होती है बराबर वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट्स t1. क्लियर है बेटा. तो या में सपोज करो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2, यानी कि जितना एरिया ये है ट्रायंगल ABS का एरिया, उतना ही एरिया जो है PQS का है. ये मैं पहले करूं, अब हम आगे जाएंगे. ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहां से लेकर ये आर्क लेंगे, ये डिस्टेंस किसके बराबर V1 T1. अब ये डिस्टेंस किसके बराबर है, दिस इज V1 T1. ठीक है बेटा. अब यहां पे ये डिस्टेंस किसके बराबर है, इट्स V2 T2. क्लियर है बेटा. नाउ अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. यानी कि चलो हम एरियल वेलोसिटी निकालेंगे. एरियल वेलोसिटी वो किसके बराबर होगा, एरियल वेलोसिटी मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय टाइम, दैट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल. पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे ABS. ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, दैट इज T1. पहले हम T1. नाउ निकालो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, इस वाले ट्रायंगल का. इंपॉर्टेंट है, बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन होता है. ठीक है, ये ट्रायंगल है. ठीक है, तो ये सपोज करो इसको हम मान के चलेंगे परपेंडिकुलर, और इसको हम मान के चलेंगे बेस. एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड. बेस जो है R1, दैट इज 1/2 ऑफ बेस, दैट इज R1 बेस इंटू 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड क्या है, ये डिस्टेंस AB किसके बराबर है, दैट्स V1 T1. ठीक है, डिवाइड बाय टाइम कितना बेटा, दैट्स T1 एंड T1 गोस, दैट्स 1/2 ऑफ R1 T1 V1. दैट्स एरियल वेलोसिटी. ठीक है बेटा. नेक्स्ट अब हम इसका एरियल वेलोसिटी निकालेंगे. एरियल वेलोसिटी दैट्स A2. अब इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे, दैट्स 1/2 ऑफ बेस कौन सी होगी, दैट्स R2 इंटू अल्टीट्यूड क्या होगा बेटा, दैट्स V2 इंटू T2 डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम है ना, एरियल वेलोसिटी दैट्स एरिया पर यूनिट टाइम जो है दैट इज T2, दैट्स T2 गोस, दैट इज 1/2 ऑफ R2 इंटू V2. यानी कि एरियल वेलोसिटी. Now, aerial velocity remains constant. Means aerial velocity of this triangle and aerial these are constant. A1 is equal to A2. Aerial velocity कितना निकला यहाँ पे, 1/2 of R1 V1 is equal to 1/2 of R2 into V2. ठीक है, 1/2 goes. This is R1 into V1 is equal to R2 into V2. ठीक है, which implies R1, ये R2 को यहाँ लाओ, R2 is equal to V2 को यहाँ लाओ, दिस इज V1. अब ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज R1 is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1. हो गया फर्स्ट. और R2 is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V2. हो गया सेकंड. और जनरल हम कहेंगे R is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. अगर रेडियस ज्यादा और V is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. अगर रेडियस फैक्टर ज्यादा होगा,
वेलोसिटी कम होगी, अगर रेडियस वेक्टर कम होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी, या अगर रेडियस वेक्टर ज्यादा होगा इट मीन्स दैट अब यहां पर R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 इज ग्रेटर देन R1, तो अब यहां पे रेडियस वेक्टर ज्यादा है, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी, यहां पर प्लेनेट की वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो कम होगी, यहां पे v2 जो है वो कम होगी, और यहां पर रेडियस वेक्टर तो कम है, वेलोसिटी जो है। जब प्लेनेट नजदीक होता है सन के, याद रख लेना, मेरी बात याद रखो आप अच्छे से, ठीक है, मे बी आपने अभी तक अच्छे से इसको कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया होगा। जब प्लेनेट सन के नजदीक होता है तो प्लेनेट की स्पीड या वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो या मैं दूसरे लफ्जों में इसको डिफाइन करूंगा कि इफ द प्लेनेट इज नियर टू द सन it moves faster, and when the planet is far away from the sun it moves with a lesser velocity, या it moves slow, यानी कि ये यहां से स्लोली चल रहा है और यहां से ये जो है ये फास्ट, यहां पर इसकी स्पीड जो है ज्यादा होती है, यहां पर इसकी स्पीड जब सन दूर होता है प्लेनेट से स्पीड कम होती है उसकी, जब सन नजदीक होता है प्लेनेट को उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, r1 by r2 डिवाइड v2, आपके पास रेडियस दी होगी, तीन चीजें दी, यू हैव टू फाइंड द थर्ड वन, ठीक है, हमने ऑलरेडी इस पे क्वेश्चंस किए हैं। अब यहां पे दैट इज r1, यहां पे r1 v1 is equal to r2 it's v2 from first, यहां पे अब इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स, मल्टीप्लाई हम करेंगे ना, मल्टीप्लाई m ऑन बोथ साइड्स, m यहां से भी क्योंकि मास ऑफ प्लेनेट तो सेम होगा, तो m r1 v1 is equal to m r2 v2, बेटा m into v, m v1 into r1, ठीक है, is equal to m r v2 into r2। what is this mv? Is it a linear momentum? Yes, it's a linear momentum, PR1. What is this mv2? This is, इसको मैं p1 कहूंगा, it's p2 r2। What is linear momentum into radius? It's angular momentum, L1 is equal to L2, which implies L is equal to constant। तो मैं जो लॉ ऑफ एरिया को है एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं भाई, ये जो लॉ ऑफ एरिया है इट सेज दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, L1 is equal to L2, that's L remain angular momentum, you know that momentum is the quantity of the motion contained in the body, when the body moves in a straight path it's known as a linear momentum, when it moves in an angular path it's known as angular momentum, L is equal to mvr, तो L is equal to constant। तो इस लॉ को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ ए प्लैनेट व्हेन इट रिवॉल्व्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। दीज आर द, और भी कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो है एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, वो एंट्रेंस पॉइंट है, लेकिन एग्जाम के लिए आप इतना जो है सेकंड लॉ को लिख सकते हैं। थर्ड लॉ, अब हमारे पास थर्ड लॉ, नाउ नेक्स्ट थर्ड लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड स्पीड, ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। ओके लिसन हियर, ये बेटा एलिप्टिकल ऑर्बिट है, दिस एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है बेटा, तो इसको मैं सेमी मेजर एक्सिस कहता हूं बेटा, इसको मैं सेमी माइनर एक्सिस भी कहता हूं, इसको मैं सेमी मेजर एक्सिस कहता हूं, इसको मैं सेमी माइनर एक्सिस कहता हूं। व्हाट दिस लॉ स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट, अब एक और चीज मैं यहां पे लाने जा रहा हूं, दैट्स अ टाइम पीरियड, इट्स अ टोटल टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ वन रिवोल्यूशन, ठीक है, एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम निकालेगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो वेव्स एंड ऑसिलेशन में हमने टाइम पीरियड और सिंपल हार्मोनिक मोशन या और भी या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो स्प्रिंग के लिए हमने टाइम पीरियड निकाला, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वगैरह वगैरह, वहां पे टाइम पीरियड आपको ऑलरेडी कुछ कंसेप्ट होगा, दिस इज टोटल टाइम टेकन बाय दिस, ठीक है, याद रखना। व्हाट इज दिस लॉ स्टेट्स, इट्स अ थर्ड लॉ, इसको हम लॉ ऑफ पीरियड, व्हाट इज स्टेट, इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड मींस टोटल टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कवर और टू रिवॉल्व वन रिवोल्यूशन, इसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सीस, याद रखना आपको, ठीक है, सम नॉट सेमी माइनर एक्सीस, सेमी मेजर। अब टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सीस, ठीक है। तो विच इंप्लाइज टी स्क्वायर, इसको हम हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी, दैट्स के ए क्यूब, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड लास्ट स्टेट इज दैट द टाइम स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अब डिफरेंट प्लैनेट, सपोज करो अब दो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये एक प्लैनेट या दो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ये एक ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, तो T1 इज इक्वल T1 स्क्वायर इज इक्वल टू के A1। हाँ, ये जो k है ना, k का वैल्यू होता है यहाँ पे, इट्स 2.9 आई थिंक 2.95 इंटू 10 टू द पावर -34, ठीक है, -34 दैट्स ईयर, ठीक है, पर ईयर, लाइक इस तरह का वैल्यू है, वो आप देख लेना, ठीक है, इसका वैल्यू है। अब T1 जो है k A1 क्यूब, T2 जो है दैट्स KA2 क्यूब। अब डिवाइड करो इनको, दैट्स T1 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 क्यूब डिवाइडेड बाय A2 क्यूब, ठीक है। अगर आपको दो प्लैनेट्स दिए हुए हैं, टाइम पीरियड एक का दिया हुआ है, रेडियस सेमी मेजर एक्सिस दी हुई है, यू कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड प्लैनेट। तो बाय दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड। तो अभी तक हमने तीन लॉज, केप्लर्स के तीन लॉज जो है डिफाइन किए। केप्लर्स फर्स्ट लॉ दैट all the planets revolves around the sun in an elliptical orbit when the sun is placed at one of its foci. Second, that's aerial velocity remains constant, or area radius vector drawn from the sun and the planet, it swipes equal area in equal interval of a time. Last में हमने angular momentum constant बताया, ठीक है। फिर square of the time period is directly proportional to the cube of the semi major axis। यहाँ तक आपने, ठीक, यहाँ तक आपने आई थिंक अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, समझ आया होगा। अब हम आगे जाएंगे, ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, एक्सेलरेशन। हाँ, एक और जो एविडेंस मैंने बोला था, एक और वहां पे पॉइंट आप लिख सकते हो, जो वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट विद अल्टीट्यूड, वो हमें अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो भी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन, वो आप लिख सकते हैं वहां पे, ठीक। अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए होगा एग्जाम के लिए, वो मुझे जो है व्हाट्सएप करे, आई विल जस्ट सेंड देम नोट्स, ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी वर्ड है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सपोज करो ये अर्थ है बेटा, इट्स एन अर्थ। अब यहां से कोई बॉडी हमने ड्रॉप की है, इट विल फॉल फ्रीली, ये नीचे की तरफ आएगी। अब किस एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ आएगी? फ्रीली। उसको कोई एक्सटर्नल इंजन नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल फ्यूल नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल वर्क नहीं होना चाहिए इस पे। अब ये फ्रीली जब नीचे की तरफ आएगी टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ, किस एक्सेलरेशन से आएगी? इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी which falls above the surface of the earth, which falls above the surface of the due to gravitational pull of earth। जिस acceleration से ये नीचे की तरफ आएगी ना towards the surface of the earth is known as acceleration due to gravity। बेटा इस acceleration due to gravity को हम g से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? जी। अब एक्सप्रेशन आ जाती है, find the expression of the acceleration due to gravity। चलिए यहां पर expression. Let's consider the earth to be a spherical body. It's not a spherical, we just consider here it is an earth is a spherical body। ठीक, यहां पे earth सपोज करो एक बॉडी लेंगे, let this is the center of the earth, ठीक है बेटा, this is the r radius of the earth। यहां तक क्लियर है? तो let m, small m is the mass of earth, small m, and capital M is the mass of the mass of the now। अब पहले यहां पे मास m है, यहां पे दिस मीन ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये F जो होगा, इनके दरमियान जो फोर्स होगा वो होगा G टाइम्स स्मॉल m कैपिटल M
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द, दिस इज द, मैं इसको इस तरह से रेडियस ऑफ अर्थ आर ई स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखूंगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब ये यहां पे है, इस पे एक और फोर्स लगेगा, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी, कहां की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। ये वेट जो है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वेट इज नॉट ए फोर्स, इट इज द, सॉरी, वेट इज नॉट ए मास, इट इज अ फोर्स। व्हाट टाइप फोर्स? इट इज द फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब इस बॉडी पे वेट लगेगा ना, कहां की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। नाउ लेट एफ बी द, अब हम मैं इसको एफ से जुड़ूं, एफ बी द वेट ऑफ द बॉडी। ये एफ किसके बराबर है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान के चलो, यहां पर भी एफ, यहां पर भी एफ, विच इंप्लाइज कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एम इंटू जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर into m, small m cancels, g equals gm divided by re square, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जो एक्सप्रेशन है, g किसके बराबर होता है, gm डिवाइडेड बाय re square। it means that g is inversely proportional to r square, more the radius, lesser will be the acceleration due to gravity, lesser is the radius and greater is the acceleration due to gravity, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम करने जा रहे हैं, दैट इज, अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा, ये वेरी होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी होता है, ये हाइट पे अलग होता है, डेप्थ पे अलग होता है, शेप, बिकॉज ऑफ शेप ऑफ द अर्थ ये अलग होता है, एंड बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड पे ये अलग होता है, ठीक है, वो हम ऑलरेडी कर देंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट, अब वेरिएशन ऑफ जी विद, पहले हम आपके सिलेबस में दो ही है, विद हाइट एंड विद डेप्थ, दोनों हम कर देंगे यहां पे, ठीक है बेटा। चलिए, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, अल्टीट्यूड भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, अल्टीट्यूड और हाइट और ये वन एंड द सेम थिंग। सपोज करो, लेट्स कंसीडर एन अर्थ टू बी ए स्फेरिकल बॉडी, इसी तरह से आप स्टार्ट करोगे, लेट्स कंसीडर एन अर्थ टू बी ए स्फेरिकल बॉडी, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द अर्थ, आर ई में कहूंगा, ठीक है, दिस इज द आर ई, दैट्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। लेट्स कंसीडर अ बॉडी हियर which is h height from the surface, of the earth, surface से लेना, radius से नहीं, center of the earth से नहीं, h height from the center of the earth, you got it। now वही कहेंगे हम, let's consider a body, let's consider the earth to be a spherical body, we know that, ठीक है। g जो होता है, g we know that g होता है gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, अभी हमने किया है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलूंगा। now let h be the height where a body, a mass m is placed, ठीक है। तो h हाइट पे इसको रखा गया, h हाइट पे, देयरफॉर g किसके बराबर है, gh किसके बराबर है, gm डिवाइड मास, तो सेम ही है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो gm दैट्स re प्लस h का होल स्क्वायर। एक और बात मैं यहां पे भूल गया आपको बोलने में, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, ये मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है, मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, ये याद रखें, क्योंकि यहाँ पे gm डिवाइड स्मॉल m तक कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गई gm डिवाइड, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इनको डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, gh डिवाइडेड बाय g, पहले हम gh देंगे, इसको gh दैट इज gm डिवाइडेड बाय re प्लस h का होल स्क्वायर, अब g दैट इज gm डिवाइडेड बाय re स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इसको मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा,
दैट इज जी एच डिवाइडेड बाई जी इक्वल्स टू ये जी एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर ऊपर आएगा, दैट इज आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम। तो जी एम क्लोज, दैट इज आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ओके डन। तो जी एच डिवाइडेड बाई जी, अब देखो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, आर ई स्क्वायर को ऐसे रखो, आर ई स्क्वायर, यहां से मैं आर ई स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा। पहले आर ई देखो, यहां बहुत सारे बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन होता है, ब्रैकेट को पहले ऐसे रखो, यहां पे आर ई को कॉमन निकालो, आर ई यहां इनसाइड द ब्रैकेट, वहां बचा क्या, 1 बचा, और यहां पे लॉन्ग ब्रैकेट में रख देता हूं, ठीक है, 1 बचा, फिर एच बाई आर ई, अब वापस करो, फिर यहां पे स्क्वायर है, मैंने पहले इनसाइड, आई एम सेइंग इनसाइड, ठीक है, पहले मैंने काम किया इनसाइड। अब बहुत सारे बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन होता है, देखो क्या करना है, पहले इनसाइड अंदर से ये आर ई को कॉमन निकालो, निकाला तो वहां बचा 1 प्लस एच बाई आर ई, वापस करो, आर ई इंटू 1 आर ई इंटू एच डिवाइड बाई आर ई कैंसिल, दैट्स आर ई, और ऊपर होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब देखो क्या करना है, दैट इज जी एच डिवाइडेड बाई, सॉरी, जी इज इक्वल टू जी, दैट्स 9.8 आर ई, अब यहां पे आर ई स्क्वायर को कॉमन निकालो, दैट्स आर ई स्क्वायर, अब यहां से आर ई स्क्वायर को कॉमन निकालो, आर ई स्क्वायर बचा क्या वहां पे, 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई, ठीक है बेटा, ये आर का होल स्क्वायर, ये आर ई कैंसल्स, तो which implies gh divided by g equals to re cancels, 1 divided by 1 plus h divided by re। ठीक है, यहां तक के लिए, यहां ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है, यहां तक, ये यहां पे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन है, पहले अंदर से आर ई को कॉमन निकालो, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दैट इज जी एच का होल स्क्वायर है बेटा, सॉरी यहां पे होल स्क्वायर है, ठीक। अब देखो यहां पे क्या करना है हमें, दैट इज जी एच, इसको आप ऊपर लाओ, 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर ई को ऊपर लाओ, दैट इज जी एच डिवाइड बाई जी इक्वल्स टू 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई, इसको मैं लिख सकता हूं -2, क्योंकि उसमें ऊपर लाया है, दैट होल रेज़्ड पावर -2। नाउ अब कोई आपने ये देखा होगा, 1 प्लस एक्स होल रेज़्ड पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। जब मैंने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बाइनोमियल एक्सप्रेशन बताई थी, यानी कि इट हैविंग द 2 टर्म्स, मोनोमियल मैंने बताया था, ट्राइनोमियल बताया था, फिर पॉलिनोमियल बताया था, फिर बाइनोमियल को मैंने एक्सपैंड किया था, वो सब अब बच्चों को याद होगा, ठीक है, प्लस सो ऑन, ठीक है। इसी तरह इसको, अब यहां पर n की जगह -2 है, इस -2 1 प्लस एन एक्स, ये हायर ऑर्डर टर्म्स को कैंसिल अप करेंगे, ठीक है, ये -2 को नीचे लाओ, 1 प्लस एन एक्स, एन को नीचे लाओ, 1 प्लस एन एक्स, अब यहां पे n के बदले -2 है, दैट इज जी एच डिवाइडेड बाई बेटा जी इज इक्वल टू 1 माइनस इट्स 2h माइनस है ना, इसलिए -2h डिवाइडेड बाई आर, नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म, नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, ठीक है। तो जी एच डिवाइडेड बाई जी इक्वल्स टू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर, ये हो, और जी एच इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। अब यहां पे बात है, बच्चों को यहां पे ये समझाना है हमें कि अभी कैसे कम होगा, हाउ इज इट बी लेस, जी 1 माइनस 2 आर ई, ठीक है, आर ई विल बी ग्रेटर देन एच, तो ये जो टर्म होगी ना, ये टर्म इट विल बी लेस देन 1 अप्रोक्स, लेट्स सपोज दैट इट इज 0.3, if it is 0.3 this is 1 minus 0.3, it becomes 0.7। अब 0.7 को आप मल्टीप्लाई करो 9.8, it becomes less than 9.8, it becomes less than 9, क्योंकि जब आप एक से कम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो किसी चीज को, वो जो रिजल्ट निकलता है दैट इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर, लेस देन द, तो ये जो टर्म आएगी दिस इज 9.8, वी नो दैट, ये मैं अभी भूल गया, इसका जो कांस्टेंट वैल्यू होता है किसी भी पॉइंट पे ये होता है 9.8, इसको अप्रोक्सीमेट 10 भी ले सकते हैं, ठीक है, नहीं 9.8 ही है, ठीक है, ज्यादा आप नहीं
कम कर सकते हो, ठीक है। तो 0.7 इंटू, जब आप 0.7 इंटू 9.8 करोगे ना, इट इज लेस देन 9, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग। वो आपको यहां पे याद रखना है, ये जी एच होगा, जी एच नाउ इट इज 7 पॉइंट समथिंग, इट मीन इट इज लेस देन जी। दो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पे जो है वो डिक्रीज हो जाती है। यहां पर फिर से मैं कहूंगा, ये नंबर होगा लेस देन 1, ये 1 को लेस देन 1 से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करो, इट बिकम्स लेस देन 1, फिर लेस देन 1 को जी से मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, इट बिकम्स लेस देन 9.8। इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हाइट पे कम होती है, डिक्रीज हो जाती है जब भी हम बॉडी को हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आया आपको? अब हम क्या करेंगे, अब हम कभी कभार क्या करते हैं यहां पर, अब फ्रैक्शनल परसेंटेज डिक्रीज कितनी होती है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 जी माइनस 2 जी एच डिवाइडेड बाय आर, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस जी एच को यहां लेंगे और जी एच को यहां, ठीक है। इट मीन दैट जी माइनस जी एच इज इक्वल टू 2gh divided by r, multiply 100 g minus gh into 100, this is equal to 2gh divided by r. This is the percentage decrease, percentage, इस तरह से आप fractional decrease, इस तरह से आप, लेकिन यहां पर आपको वो नहीं करना है, this numerical analysis में आपको ये जो है आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर द वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, वो आप देख लीजिए। डेप्थ क्या होता है? डेप्थ इज नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट इज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, it's an earth here, it's a center here, center O, ठीक है। this is the radius of the earth r, ठीक है। this is the radius of earth re, this is the radius of earth re, यहां तक क्लियर है बेटा? अब हम क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू we know that ओके, तो g किसके बराबर होता है? जी एम डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, ठीक है। ये यहां पर आपको याद रखना है, वी नो दैट दिस। अब मैं अगर नीचे लूंगा, अब डेप्थ जो होता है ना, डेप्थ ये होता है, सपोज करो यहां पर इस पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां तक सपोज करो ए है, ये बी, नीचे बी की तरफ आऊंगा, सपोज करो दिस इज डी, डेप्थ सरफेस से नीचे की तरफ, दिस इज, अब मैं इसको ये हाफ कर दूंगा, ठीक है। अब डेप्थ पे जब आएंगे तो ये इतना सारा जो कैंसिल हो जाएगा ना, मास तो डिफरेंट होगा, हाइट पे तो एक ही मास था कांस्टेंट, बट यहां पे मास तो डिफरेंट होगा। अब इस मास को हम चेंज करेंगे डेंसिटी में, क्योंकि डेंसिटी तो सेम है। वी नो दैट यहां पे इंपॉर्टेंट, इस मास को कन्वर्ट करना है डेंसिटी एंड वॉल्यूम में, वी नो दैट, ठीक है। वी नो द डेंसिटी किसके बराबर होते हैं? डेंसिटी होते हैं, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, विच इंप्लाइज मास किसके बराबर है बेटा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जब रेडियस आर ई है तो विच इंप्लाइज मास इज इक्वल टू डेंसिटी, दैट इज 4/3 पाई आर ई क्यूब, ठीक है। दिस इज द रेडियस, सॉरी दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इस m को ऊपर लाओ, m को ऊपर, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट G equals to G into m rho into 4/3 pi r e cube divided by r e square, ठीक है। इस r e square goes, that is equal to 4/3 G rho pi r e, इसको मान के चलो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये आपने देखा मास, सॉरी ये आपने जी कहां पे? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड दिस, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी दिस इज द एक्सेलरेशन। नाउ लेट डी बी द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये बचा कितना? यहां से लेकर यहां तक कितना बचा? ये सारा आर ई है, दैट्स आर ई माइनस डी, ठीक है। तो ये बचा आर ई माइनस डी, तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जी डी मिले, दैट इज इक्वल टू जी
ठीक है, m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या हो गई, दैट्स RE माइनस डी का स्क्वायर। अब इस मास को चेंज करो, नो नो मास, ठीक है, मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बेटा, तो विच इंप्लाइज मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई RE, क्यों, लेकिन RE यहां पे दैट इज RE माइनस डी का क्यूब। समझ आया आपको, क्योंकि हमने यहां पे ये इतना ही पोर्शन लेना है, दिस इज द पोर्शन, ये वाला पोर्शन लेना है, ठीक है, इसका मास जो होगा दैट इज रो इंटू 4/3 पाई RE माइनस डी का क्यूब, ये इसका मास होगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो इसको उठाओ इक्वेशन नंबर सेकंड में, थर्ड में डालो, तो देयरफॉर फ्रॉम थर्ड GD इक्वल्स टू GM डिवाइडेड बाय RE, सॉरी m के बदले हम वैल्यू देंगे m दैट्स रो इंटू 4/3 पाई इट्स RE माइनस डी का क्यूब divided by RE minus D का square. This and this goes, GD equals to, okay, it's 4/3 rho G pi RE minus D, ठीक है, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान के चलूंगा। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड क्या है, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, नाउ डिवाइडिंग 3 and 4, तो GD divided by G equals to 4/3 rho G pi, it's RE minus D divided by 4/3 rho G pi RE, ठीक है, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, that's RE minus D divided by RE, that is GD divided by G। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक है बेटा। तो चलो बेटा यहां, तो GD डिवाइडेड बाय G इक्वल्स टू, यहां पर RE को कॉमन निकालो यहां पे, ठीक है, अब यहां पे कोई टैक्टिक नहीं है, ठीक है, RE को कॉमन निकाला मैंने, तो वहां बचा 1 माइनस D बाय RE, ठीक है, और डिवाइडेड बाय RE है, RE गोस GD डिवाइडेड बाय G इक्वल्स 1 माइनस D डिवाइडेड बाय RE, तो और GD इक्वल्स टू G टाइम्स 1 माइनस D डिवाइडेड बाय RE, तो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface, sorry, below the surface of earth or at any depth, ठीक है जी। अब 1 से कम ही है क्योंकि D कम है R ज्यादा है, इट मीन दैट इज लेस देन 1 को 9.8 से मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स लेस देन 9.8, इट मीन्स दैट GD विल बी लेस देन द G, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होगी डेप्थ पे। ये दो चीजें आपने, वेरिएशन ऑफ G विद द डेप्थ। अब नेक्स्ट जो है शेप पे, ठीक है, तो अब ये सपोज करो ये इक्वेटर है, इक्वेटर, ठीक है, इसको RE कहेंगे, जिसको हम RP पोल पे कहेंगे। RE ज्यादा है एज कंपेयर टू द RP, तो वी नो दैट G शेप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो वी नो दैट G इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर, ठीक है, RE स्क्वायर। अब अगर RE ज्यादा है, G क्या है, कम, इट मींस दैट अगर RE इक्वेटर पे ज्यादा, RE इक्वेटर पे ज्यादा है, इट मींस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है और पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ज्यादा होगी। ये आपने देखा होगा, ये आपको याद रखना है, शेप पे, यानी कि पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ज्यादा होता है और इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये है लैटिट्यूड। व्हाट द लैटिट्यूड इज, मैं डिफिनेशन और मैं फॉर्मूला बताऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सपोज करो दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहां पे सपोज करो कोई स्पेस है, कोई जगह है, ठीक है। अगर हम रेडियस वेक्टर ड्रा करेंगे बिटवीन द स्पेस एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, हाँ, बट द लैटिट्यूड इज, लैटिट्यूड याद रख लेना, ठीक है, इट इज द एंगल बिटवीन द लाइन ड्रॉन, it is the angle between the line drawn, the space between the space and the center of earth, it is the angle between, yaad rakh lena, between the space and the center of earth is known as latitude, is known as latitude। the latitude lambda से denote करते हैं हम, ये g lambda पे कितना होता है, g minus r omega square cos square lambda, cos square लैम्डा। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाता है, कभी कभी मे भी
न्यूमेरिकल्स में, सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आएगा। यानी कि जी किसके बराबर है, इसको हमने ऑलरेडी क्लास में किया है, एलैबोरेट किया है मैंने यहाँ पे। एक तो इसको रिजॉल्व किया है दो कंपोनेंट में, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा एंड आर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा कैंसिल हो जाता है। फिर उसके बाद वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे एग्जाम में नहीं आएगा डेरिवेशन, आपके सिलेबस में दो ही है, डेप्थ पे है और हाइट पे है, ठीक है। बट इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इक्वेटर, अब इक्वेटर सपोज करो ये यहां पे है, इट मीन लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। अब लैम्डा अगर 0 है, कॉस लैम्डा कॉस 0 इक्वल टू 1, तो 0 पे कॉस मैक्सिमम होता है, तो दिस इज जी लैम्डा माइनस जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो जी को कुछ कम करना है तो अब जी लैम्डा आएगा, इट मीन दैट जी लैम्डा इज लेस देन एन इक्वेटर। ये हमने इस फॉर्मूला से लिखा। सेकंड वन, इस लैम्डा इज इक्वल टू 90, यानी कि पोल पे 90 पे, तो cos 90 इज इक्वल टू 0, ये सारा 0 बन जाएगा। जी लैम्डा इक्वल टू जी, यानी कि पोल पे जो है जी ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम है। ये तो होगा एक पॉइंट। नेक्स्ट इज स्पीड, अगर रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीज हो जाएगा तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे क्या आएगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे आएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, अब पोल पे पहले बात करते हैं। पोल, अब अगर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी पोल पे cos 90 एंड दैट इज cos 0, ये सारा जी वजह दो। if the rotation of the earth or the planet increases, the acceleration due to gravity remains invariant at the pole and acceleration due to gravity decreases at the equator. These are some important points. Now inshallah next video lecture में एक तो हमारे पास रह गए satellites, एक तो हमारे पास रह गए escape velocity, एक तो हमारे पास रह गए orbital velocity and field, gravitational field and gravitational potential। ये 5 टॉपिक्स जो है ये। अब इंपॉर्टेंट आपको कौन सा करना है, कैप्लर्स लॉ सारे आपको पढ़ने, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट डेप्थ, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म में वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी वो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट का कुछ मैं कंसेप्ट देता हूँ, वो ऑलरेडी आपको पता होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल मैकेनिक्स इंशाल्लाह इस इन 1-2 दिन में मैं जो है जितने भी सेकंड पार्ट के जो यूनिट्स हैं फिजिक्स क्लास आने में वो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे फॉर वाचिंग।